नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कोशों की आंतरिक संरचना से जुड़ा हुआ एक बिंदु आज हम डिस्कस करेंगे और उस पॉइंट का नाम है निबिड संकुलन। तो आज हमारा टॉपिक है निबिड संकुलन। देखिए, निबिड संकुलन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसका अपन इसकी बैकग्राउंड को देखें तो ये जो हमारा लेसन है ये ठोसों से संबंधित जो है इसमें डिटेल आने वाली है। तो निबिड संकुलन का सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ होता है, कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, तो वो जिन कणों से मिलकर बना हुआ है, जो अवयवी कण है उसके, उस ठोस में किस प्रकार से व्यवस्थित है। और ध्यान दीजिएगा कि किसी भी ठोस पदार्थ के अंदर जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है उसी व्यवस्था को ही निबिड संकुलन कहा जाता है। सीधा सा तात्पर्य यह है कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में उपस्थित अवयवी कणों की वह व्यवस्था जिसके कारण से उस ठोस में कम से कम रिक्त स्थान शेष रहे, ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है निबिड संकुलन। तो आइए इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं। निबिड संकुलन का मतलब किसी भी ठोस की वह व्यवस्था जिससे उस ठोस के अवयवी कण कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि ठोस में कम से कम रिक्त स्थान, कम से कम रिक्त स्थान शेष रहे, ऐसी व्यवस्था को ही निबिड संकुलन कहा जाता है। निबिड संकुलन कहा जाता है। तो सार रूप में हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जब भी कोई ठोस पदार्थ बनता है, जब भी क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो उसके निर्माण की प्रक्रिया के समय अवयवी कण जब व्यवस्थित होते हैं तो उनकी व्यवस्था कैसी होती है और उसके आधार पर ठोस का घनत्व किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो वही चीज़ कहलाती है निबिड संकुलन। तो यहाँ पर ठोस की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक जो व्यवस्था है, उसी को समझाने के लिए निबिड संकुलन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक एक पॉइंट को हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो निबिड संकुलन में जो सबसे पहला भाग है वो आता है एक विमीय निबिड संकुलन। एक विमीय निबिड संकुलन। देखिए, इस बिंदु को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कोई भी ठोस पदार्थ होता है तो उस ठोस पदार्थ के अंदर जो उसकी एकक कोशिका होती है, जिसको हम मात्रक कोशिका के नाम से भी जानते हैं, आमतौर पर उसकी संरचना को एक घन के रूप में जाना जाता है। कि कोई भी ठोस पदार्थ होता है तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है, उस छोटी इकाई की बारंबार पुनरावृत्ति से ही पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। उस छोटी इकाई की आकृति को एक घन के रूप में माना जाता है, 3D स्ट्रक्चर के रूप में, और उस छोटी इकाई को कहा जाता है एकक कोशिका। एकक कोशिका या मात्रक कोशिका उसको अपन कहते हैं, यूनिट सेल।
इस एकक कोष्ठिका की आकृति घन के रूप में मानी जाती है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है, सिद्ध क्या है, ये हम इसको यूँ मान सकते हैं कि लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई या गहराई भी होती है, तीनों डायमेंशन इसमें होती है। अब अगर मान लेते हैं कि एक पूरा क्रिस्टल है, उसको हम घन के रूप में माने, तो इसके अंदर जो अवयवी कण व्यवस्थित होंगे वो 3 विमाओं में व्यवस्थित होंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई में। तो इसी के बेसिस पर जो निबिड़ संकुलन या जो अवयवी कणों की व्यवस्था है उसी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला भाग है एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अवयवी कणों को यदि एक दूसरे के समीप एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो आकृति प्राप्त होती है उसी आकृति को कहा जाता है एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, यहाँ एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि एक ठोस पदार्थ की आंतरिक संरचना को समझते समय उसके जो अवयवी कण है, सभी अवयवी कणों को एक समान आकार की बॉल के रूप में माना जाता है कि जो अवयवी कण है वो गोलाकार एक गेंदनुमा है, बॉल के रूप में है और सभी अवयवी कणों की साइज एक जैसी है, जिससे समझना आसान रहे। तो अवयवी कणों को एक बॉल के रूप में अपन समझ सकते हैं और सामने जो चित्र है उसको देख करके अपन समझ सकते हैं कि जब अवयवी कणों को एक दूसरे के पास में रेखीय क्रम में एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो एक लाइन के रूप में जो संरचना अपने पास आती है, अवयवी कणों का जो एक सेट हमारे सामने आता है, वही संरचना और वही व्यवस्था हमारी कहलाती है एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय का सीधा सा मतलब एक विमा, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे वो ऊंचाई हो, उसी को हम कहते हैं एक विमा या एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो एक लाइन में हम यूँ कह सकते हैं कि जब भी किसी क्रिस्टलीय ठोस की संरचना को समझते समय अवयवी कणों को रेखीय क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उस व्यवस्था को एक विमीय निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो दूसरा जो इसका भाग आता है वो है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो देखिए इस बिंदु को हम थोड़ा सा इस अंदाज में समझ सकते हैं कि एक ठोस है तो उसके अंदर 3 विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई मान सकते हैं। तो उसमें जब एक अवयवी कणों को सिर्फ रेखीय क्रम में जमाएंगे तो केवल एक विमा पूरी हो रही है। और यदि हमें उसकी द्विविमीय संरचना समझनी है, 2D स्ट्रक्चर को समझना है, तो हम सब जानते हैं 2D स्ट्रक्चर में लंबाई भी आती है और चौड़ाई भी आती है। तो यहाँ द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर ऐसी व्यवस्था होती है कि जो एक विमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त होने वाले अवयवी कणों की जो रेखाएं हैं या रेखीय स्वरूप है, जब उनको एक दूसरे के समीप में व्यवस्थित किया जाता है, एक दूसरे के पास में व्यवस्थित किया जाता है, तो जो नई व्यवस्था प्राप्त होती है उसी व्यवस्था को कहा जाता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अर्थात एक विमीय निबिड़ संकुलन की रेखीय संरचनाओं को जब पास पास में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त होने वाली नई व्यवस्था को ही द्विविमीय निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो द्विविमीय व्यवस्था है वो 2 प्रकार से हो सकती है, क्योंकि जो अवयवी कणों की व्यवस्था है वो 2 तरीके से हो सकती है और उसी के बेसिस पर द्विविमीय निबिड़ संकुलन को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसका पहला भाग हम मान सकते हैं, इसका जो पहला भाग है वो होता है वर्गीय निबिड़ संकुलन। वर्गीय निबिड़ संकुलन। और जबकि इसी का जो सेकंड हिस्सा है द्विविमीय निबिड़ संकुलन का, उसको हम कुछ इस तरीके से मान सकते हैं, उसको कहा जाता है षटकोणीय
निबिड संकुलन षटकोणीय निबिड संकुलन। मूल रूप से ये दोनों हिस्से द्विविमीय निबिड संकुलन के ही होते हैं। दोनों में एक एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित पंक्तियों को रखा जाता है। तो अब द्विविमीय में दोनों में क्या डिफरेंस है उसको डायग्राम के माध्यम से अपन इसको समझते हैं। वर्गीय निबिड संकुलन का मतलब होता है कि यदि हम एक विमीय निबिड संकुलन की पंक्तियों को चित्र में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित करें, कहने का मतलब ये एक विमीय निबिड संकुलन की सिर्फ एक पंक्ति है। इसी के समीप यदि हम दूसरी पंक्ति को कुछ इस तरीके से रखें कि पहली पंक्ति के अवयवी कण दूसरी पंक्ति के जस्ट पास में आ जाए, एक साथ स्पर्श करते हुए हो, जिसको हम चित्र के माध्यम से और ज्यादा आसानी से स्पष्ट समझ पा रहे हैं। अवयवी कणों की पंक्तियां ऐसे व्यवस्थित होती है तो इस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है वर्गीय निबिड संकुलन। और इसका जो नाम है वर्गीय निबिड संकुलन, इसके पीछे का रहस्य यह है कि इस व्यवस्था में किसी भी अवयवी कण की अगर व्यवस्था देखें तो किसी भी अवयवी कण को चारों ओर से चार अन्य अवयवी कण स्पर्श करते हैं और उन स्पर्श करने वाले अवयवी कणों के केंद्र बिंदुओं को जब रेखाओं के माध्यम से मिलाया जाता है तो एक वर्ग का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सोचिएगा, हम इस अवयवी कण के बारे में समझना चाहें तो ये अवयवी कण 1, 2, 3 और 4 इन चार अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है और इन चारों अवयवी कणों के केंद्र बिंदुओं को जब रेखा से जोड़ा जाता है तो हमारे पास एक वर्गनुमा आकृति प्राप्त होती है। इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है वर्गीय निबिड संकुलन। जबकि षटकोणीय निबिड संकुलन में क्या होता है कि एक विमीय जो परतें होती है उसकी कुछ व्यवस्था थोड़ी सी अलग होती है। जैसे पहले वाले में जो अवयवी कण है जस्ट उसके बिल्कुल नीचे की ओर या उसके साथ में दूसरा और उसी के साथ में बिल्कुल एक रेखीय क्रम में अवयवी कण सभी व्यवस्थित होते हैं। जबकि षटकोणीय में पहले वाली पंक्ति के दो अवयवी कणों को स्पर्श करते हुए दूसरी पंक्ति का अवयवी कण होता है और उसकी अगर पूरी आकृति को समझें तो कुछ इस तरीके से व्यवस्था होती है। तो मेरे हिसाब से आप इनका डिफरेंस आराम से समझ पा रहे हैं पहले वाले में और दूसरे वाले में। तो इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो ज्यादा छूटता है, जबकि इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम से कम होता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था वाले क्रिस्टलीय ठोसों का जो घनत्व है वो ज्यादा होता है वर्गीय निबिड संतुलन वाले ठोसों की तुलना में। तो इसको षटकोणीय निबिड संतुलन कहा जाता है। और षटकोणीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक अवयवी कण 6 अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है और स्पर्श करने वाले अवयवी कणों के केंद्र बिंदुओं को जब आपस में रेखाओं के माध्यम से जोड़ा जाता है तो षटकोण के नुमा आकृति प्राप्त होती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है षटकोणीय निबिड संतुलन। ठीक है, तो द्विविमीय के दो हिस्से हो सकते हैं और इन दोनों को विशेष तौर से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो त्रिविमीय निबिड संतुलन जो अगला इसका भाग आने वाला है उसके अंदर जो विभिन्न परतें होंगी वो वर्गीय निबिड संतुलन की भी हो सकती है, षटकोणीय निबिड संतुलन की भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम द्विविमीय निबिड संतुलन को समझ सकते हैं। और उसके बाद अब हम लास्ट वाला थर्ड पॉइंट शुरू कर रहे हैं इसका, और वो है त्रिविमीय निबिड संकुलन। त्रिविमीय निबिड संकुलन।
देखिए त्रिविमीय का मतलब 3D स्ट्रक्चर, और हम सब जानते हैं किसी भी चीज़ की 3D स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसमें लंबाई का पैमाना भी है, चौड़ाई का पैमाना भी है और ऊंचाई या गहराई का पैमाना भी है। तो यहाँ पर जो ठोस की त्रिविमीय संरचना की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, किसी भी ठोस की जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की जो व्यवस्था प्राप्त की जाती है वो उसकी द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतों को एक दूसरे पर व्यवस्थित करते हुए ही प्राप्त की जाती है। तो जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है, हम कह सकते हैं किसी भी क्रिस्टल की 3D स्ट्रक्चर ही कहलाती है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। लेकिन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन भी दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला टाइप हम ले सकते हैं घनीय निबिड़ संकुलन। घनीय निबिड़ संकुलन, अब इसको समझिएगा कि घनीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है। तो आप थोड़ा सा इसको यूं समझ सकते हैं कि जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन का पहला पार्ट है जिसको हमने वर्गीय निबिड़ संकुलन कहा था, उसमें अवयवी कणों की जो पंक्तियां हैं उसको कुछ ऐसे व्यवस्थित किया गया था कि एक पंक्ति के जस्ट नीचे ही दूसरी पंक्ति या उसके समीप जो दूसरी पंक्ति होती है उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर या नीचे ही जैसे प्रतीत होती है। तो यदि इसमें हम यूं कह सकते हैं कि जब वर्गीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे पर चित्र में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त नई संरचना को घनीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। घनीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। अब इसमें देखिए अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है। इसकी जो बेसिक जो संरचना है उसमें समझ लीजिएगा, इसमें काम में क्या आता है, वर्गीय निबिड़ संकुलित परतें, ये चीज इसमें काम में ली जाती है। और वर्गीय निबिड़ संकुलित परतों का सीधा मतलब होता है कि अगर हम वर्गीय निबिड़ संकुलित एक परत को देखें तो वो जैसे लगभग इस प्रकार की होती है। यहाँ हम सिर्फ 3 पंक्तियों पर ही ध्यान कंसंट्रेट कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करिए। मान लेते हैं ये कोई एक परत है जिसको हम इस तल में व्यवस्थित कर रहे हैं, क्रिस्टल के एक तल में हम इसको मान रहे हैं। और अब मान लेते हैं एक और परत है, उसको जस्ट हम इसके बिल्कुल ठीक ऊपर की ओर रखें तो जो 2 परतें नजर आएगी, 2 परतें, उन दोनों परतों को अगर ध्यान से समझा जाए तो यूं समझ लेते हैं ये बोर्ड पर हम 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे ये परत है और जस्ट ऐसी ही परत बिल्कुल जस्ट इसके पीछे हो या जस्ट इसके आगे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 4 अवयवी कण कैसे व्यवस्थित हो जाएंगे सामने वाली परत के। जैसे मान लो ये 4 अवयवी कण है, ठीक है, ये कौन से 1 2 3 और 4। अब आप अंदाजा लगाइए जस्ट इसके पीछे की ओर भी 4 अवयवी कण होंगे और इस तरीके से 8 अवयवी कण आपस में स्पर्श करेंगे और उन 8 अवयवी कणों के केंद्रीय बिंदुओं को यदि रेखा से मिलाएंगे तो पूरा एक घन बन सकता है। और हम उसको थोड़ा सा एक छोटे से चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं बोर्ड पर हम 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, सिर्फ हम 2D स्ट्रक्चर को ही इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं एक अवयवी कण यहाँ है, एक अवयवी कण यहाँ है, एक अवयवी कण यहाँ है और एक अवयवी कण। ऐसे ही
शेष 4 अवयवी कण ये है। हालांकि बोर्ड पर हम इनको ज्यादा डिटेल से नहीं समझा पाएंगे। ये 8वां अवयवी कण 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये 2 परतों से मिलकर बने हुए हैं और इनके केंद्रीय बिंदुओं को मिलाया गया तो एक घन बनता है। इसीलिए त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की ऐसी व्यवस्था, मतलब इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसी को कहा जाता है घनीय निबिड़ संकुलन, क्योंकि इसमें केंद्रीय बिंदुओं को मिलाने पर घन का निर्माण होता है, इसलिए इसको घनीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की एक व्यवस्था तो ऐसे संभव है और एक दूसरी व्यवस्था हो सकती है जिसमें षटकोणीय परतों को प्रयोग में लाया जाता है। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का जो सेकेंड पार्ट है और इस निबिड़ संकुलन का जो सबसे अंतिम भाग हम कह सकते हैं वो हम शुरू करने वाले हैं। तो इसका जो सेकेंड पार्ट होता है उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं, द्विविमीय षटकोणीय द्विविमीय, या यूं लिख सकते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों द्वारा। अब थोड़ा सा इस टॉपिक के नाम पर ध्यान दीजिएगा, षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतें। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने दिमाग में आता है षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत का मतलब होता है कि उसमें जो पंक्ति या परत बनेगी उसकी संरचना कुछ इस तरीके से होगी कि जो एक परत है या एक पंक्ति है उसके समीप जो दूसरी पंक्ति है वो कुछ ऐसे होगी कि पहली पंक्ति के अंदर जो 2 अवयवी कण है तो दूसरी पंक्ति का जो एक अवयवी कण आएगा उन दोनों को स्पर्श करते हुए होगा। ठीक है, और यही क्रिया लगातार आगे से आगे चलती रहती है। ऐसी व्यवस्था कहलाती है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और षटकोणीय निबिड़ संकुलन की जो एक परत अपन सामने बना रहे हैं, यदि इसी के ऊपर या नीचे, क्योंकि आप जानते हैं 3D स्ट्रक्चर में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो सकती है, मान लेते हैं ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन की सिर्फ एक परत है और इस एक परत के ऊपर जस्ट ऐसी की ऐसी दूसरी परत रखते हैं, उसके ऊपर तीसरी परत रखें और चौथी परत रखें, तो पूरा एक जो है ठोस क्रिस्टल का निर्माण होगा। और वो व्यवस्था जो है इस प्रकार से षटकोणीय निबिड़ संकुलन वाली परतों से हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो बिंदु है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की, यहाँ हमारे पास सिर्फ एक परत हमने यहाँ बना रखी है। यदि ऐसी की ऐसी ही दूसरी परत रखें तो वो 2 तरीके से रखी जा सकती है, जो कि हम ज़्यादा बोर्ड पर उसको डिटेल से तो नहीं समझा पाए, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। कि जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके लिए 2 व्यवस्था कैसे हो सकती है। एक तो हो सकती है चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकते हुए चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकते हुए। अब यहाँ पर अपने को ध्यान देना है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिका क्या होती है, इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एक सेपरेट टॉपिक है, उसको भी हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकते हुए हम थोड़ा सा यूं समझ सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक पहली परत है, उसके 3 अवयवी कण हम देख रहे हैं। यहाँ ये 3 कौन से हैं, मैं थोड़ा सा आपको इस डायग्राम से बता देता हूँ। मान लेते हैं जो मैं डॉट लगा रहा हूँ उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, जैसे एक अवयवी कण ये है, दूसरा अवयवी कण ये है और तीसरा अवयवी कण है। सिर्फ हम इतने से हिस्से को अलग अलग करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 बिंदु हैं, ये पहली परत के हुए, और ऐसी की ऐसी पूरी परत यदि इसके ऊपर रखी जाएगी, एक के ऊपर दूसरी, तो उसकी 2 व्यवस्था हो सकती है कि अब पहली परत पर जो दूसरी परत रखी जाएगी उसका सबसे पहला ऊपर की ओर आने वाला कण इसके छिद्र को ढकेगा। इन तीनों अवयवी कणों के मिलने से जो इनके बीचों बीच भाग में जो रिक्त स्थान है उसी को कहा जाता है चतुष्फलकीय रिक्तिका या चतुष्फलकीय छिद्र।
और पहली परत पर दूसरी परत को रखते समय यदि इसी प्रकार के चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकते हुए दूसरी परत रखी जाती है तो ऐसी व्यवस्था कहलाती है। वो उसके अंदर उसका जो चित्र हो सकता है या उसकी जो व्यवस्था हो सकती है उसको थोड़ा सा हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उसके चारों ओर जो 6 अवयवी कण होते हैं उसको हम थोड़ा सा कुछ इस अंदाज में समझ सकते हैं कि ये वाली चीज़ पहली परत है, ये दूसरी परत है और ये तीसरी परत है। कहने का मतलब पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखी जाएगी, पहली परत के रिक्त स्थान के ऊपर दूसरी परत का सबसे केंद्र वाला बिंदु आएगा। ये जो मैं डॉट लगा रहा हूँ ये अवयवी कण पहली परत के छिद्र को ढकेगा और फिर दूसरी परत के ऊपर जो तीसरी परत रखी जाती है यदि वो पहली परत के जैसे ही रखी जाती है तो ये व्यवस्था प्राप्त हो सकती है। और जबकि तीसरी परत को दूसरी परत पर रखने का एक दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है, एक प्रकार ये हो सकता है और दूसरा प्रकार जो है उसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि दूसरा प्रकार थोड़ा सा ये है। कहने का मतलब पहली जो परत है उसके ऊपर दूसरी परत को रखा, अब हम तीसरी परत रख रहे हैं, उसकी दो व्यवस्था हो सकती है। एक चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकते हुए, ध्यान से समझिएगा मैं तीसरी परत की बात कर रहा हूँ, एक परत पर दूसरी परत रखी और दूसरी परत के ऊपर जो तीसरी परत रखी जाएगी अवयवी कणों की वो दो प्रकार से रखी जा सकती है। एक तो चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकते हुए रखी जाएगी, ऐसी स्थिति में पहली परत और तीसरी परत की व्यवस्था बिल्कुल एक जैसी होगी। जिसको हम चित्र में देखें तो इस डायग्राम को और इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बनाया था वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। इसका मतलब पहली और तीसरी पंक्ति बिल्कुल एक जैसी व्यवस्था में होती है और उसी को कहा जाता है चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकते हुए। और ऐसा भी पॉसिबल है कि पहली पंक्ति के ऊपर दूसरी रखी लेकिन जो तीसरी पंक्ति है उसको हम उल्टा रख दें ऐसे, ठीक है। तो पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति एक दूसरे की विपरीत क्रम में हो जाएगी और उसको कहा जाता है अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकते हुए। चलिए उसको थोड़ा सा एक अलग अंदाज में मैं आपको बता देता हूं कि चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकते हुए मान लेते हैं कि इस प्रकार से होगी उसकी व्यवस्था। तो अब हम इसी का सेकेंड हिस्सा में बता रहा हूं आपको जो हो सकता है, इसको हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकते हुए। अब इसमें क्या होगा कि जो पहली पंक्ति है उसके 3 अवयवी कण को हम शो कर रहे हैं और वो कुछ इस अंदाज में व्यवस्थित है, लेकिन हमारी जो दूसरी पंक्ति है उसका ये जो अवयवी कण है इनके बिल्कुल रिक्त स्थान के ऊपर आएगा और इससे स्पर्श करने वाले जो 6 अवयवी कण है वो इस तरीके से, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, लेकिन जो तीसरी पंक्ति है वो पहली पंक्ति के उल्टे क्रम में आ जाए, विपरीत क्रम में आ जाए, तो हम उसको ऐसे शो कर सकते हैं। ये तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति की विपरीत दिशा में आ जाए तो वो तीसरी पंक्ति हो सकती है। इसी को कहा जाता है अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकते हुए। तो सार रूप में यदि मैं आपको कहूं तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो है उसका एक हिस्सा तो है वर्गीय निबिड़ संकुलन और उसका दूसरा हिस्सा है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों द्वारा, और उसमें पहला चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढकते हुए हो सकता है। ऐसी व्यवस्था में पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति बिल्कुल एक दूसरे के समीप और एक जैसी व्यवस्था में होती है, जबकि अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकते हुए जब व्यवस्था की जाती है पंक्तियों की तो पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति एक दूसरे के विपरीत क्रम में होती है और ऐसी व्यवस्था जो है वो कहलाती है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो आज की क्लास में हमने देखा कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों को पंक्ति के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, जबकि द्विविमीय निबिड़ संकुलन की व्यवस्था में अवयवी कणों की पंक्तियों को एक दूसरे के समीप व्यवस्थित किया जाता है, जबकि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखते हुए पूरे क्रिस्टल के निर्माण की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। तो आज की क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें आपको जरूर समझ में आई होगी
और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। और ये ठोसों की आंतरिक संरचना को समझाने के लिए निबिड़ संतुलन नाम का टॉपिक है, और इससे आगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो एक नए वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।